अच्छा, आज पढ़ेंगे मांग की लोच की श्रेणियां। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था मांग की लोच, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकार। तो आज पढ़ेंगे मांग की लोच की श्रेणियां और उसके आगे का टॉपिक। तो पहला उसमें है कौन सा? पूर्णतः लोचदार मांग। टोटल कितनी होगी? 5। ठीक है, जिसमें पहली कौन सी है? ये पूर्णतः लोचदार मांग। इसकी क्या विशेषता है? इसमें मांग की लोच का मान कैसा होता है? अनंत होता है। पूर्णतः जो लोचदार होती है, पूर्ण लोचदार जो मांग होती है, उसका मान क्या होता है? अनंत। ठीक है, एक बहुत छोटी सी कीमत में वृद्धि या कमी, ठीक है, छोटी सी, मतलब हल्का सा अगर कीमत में कमी या वृद्धि की जाए तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में अनंत परिवर्तन होता है। कितना होता है? अनंत। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो क्या दे रखी है? प्राइस। ये क्या है? वाई एक्स। ये है एक्स अक्ष। ये है मूल बिंदु। ठीक है, अगर पी ये प्राइस है, ठीक है, और ये क्या है? क्वांटिटी। पहले अगर ये क्वांटिटी ये थी, तो प्राइस में अगर छोटी सी अगर वृद्धि हो या नहीं भी हो, उसके बावजूद भी अगर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, पहले क्या था? इक्विलिब्रियम ये था, उसके बाद ये आ गया। तो क्या हो गया? मांग में अनंत परिवर्तन। Q2 हो सकता है या ये Q3 हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ भी हो सकता है, मतलब। और इसकी रेखा कैसी होती है? एक्स अक्ष के समांतर। ये ध्यान रखना। पूर्ण लोचदार मांग में जो मांग वक्र होता है, ये मांग वक्र है। ठीक है, ये डी डी मांग वक्र, ये क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर। देखो उसके समांतर चलता है ना, सीधा। मतलब इसमें क्या होगा? प्राइस तो सेम रहेगी और क्वांटिटी में अब कितनी भी कमी या वृद्धि हो सकती है। चले आगे। इसका एक एग्जांपल है कि अगर एक बाजार में कोई भी ग्राहक 10 रुपए से अधिक कीमत पर उत्पाद नहीं खरीदेगा और 10 रुपए से कम कीमत पर मांग अनंत हो जाती है, तो इस स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब? ठीक है, 10 रुपए पे तो कोई नहीं खरीदता है, से अधिक पर उत्पाद नहीं खरीदेगा। भाई 10 है, तब तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। और जैसे 10 से थोड़ी सी कम हो गई, मतलब कि 9.99 हो गई, तो इसके खरीदने वाले अनलिमिटेड हो गए। ठीक है, मामूली सा फर्क हुआ, या नहीं भी होता तो भी इसके अंदर क्वांटिटी वाले बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं पूर्ण मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, जिसका मांग वक्र कैसा होता है? एक्स एक्स के समांतर। ठीक है, और क्या होता है? अनंत होता है इसका मान। ठीक है, ये ध्यान। आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा है, पहला हो गया पूर्ण लोचदार, दूसरा है इकाई से अधिक मांग लोचदार। ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, वो तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड था, ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? पहली तो मांग की लोच का मान इकाई से अधिक होता है, इसका मतलब है एक से अधिक होता है। ठीक है, इकाई से अधिक होता है, मान क्या होगा? इकाई से अधिक। उसमें तो क्या था? अनंत। और इसमें इकाई से अधिक क्योंकि इसका नाम ही क्या है? इकाई से अधिक। ठीक है, एक से ज्यादा होगा। कीमत में थोड़े से परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है? थोड़ा सा परिवर्तन के कारण मांग में, कीमत में तो थोड़ा सा और मांग में बहुत परिवर्तन होता है। कितना होता है? बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल है कि अगर कोई विलासिता की वस्तु है जिसकी कीमत में 5% बढ़ने पर, कीमत कितनी बढ़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 5%, और मांग में 20% की कमी आ जाती है। देखो ये कैसे अधिक हो ना, मांग में कीमत तो 5% बढ़ गई, तो मांग में कितने अधिक? 20% की कमी आ जाती। तो ये क्या हो गया? अत्यधिक लोचदार मांग वक्र। ठीक है, इकाई से अधिक कैसे आएगा? पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा था ना लोच निकालने का। तो ऊपर तक क्या आती थी? मांग मात्रा। तो देखो कमी कितनी हुई है? 20%। ये, और नीचे कीमत में कितना है? 5%। इनको काटेंगे तो कितना आ गया? -4। तो क्या आ गया? -4 क्या एक से ज्यादा है ना, इकाई से अधिक हो गया ना। तो वही तो कह रहा था ये अपने ऊपर, मान क्या होगा? एक से अधिक होगा। तो ये क्या हो? इकाई से अधिक। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, हल्का सा होगा लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर झुका हुआ। देखो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा। मतलब क्या हो रहा है? ये तो कीमत है, कि पहले मान लो ये कीमत थी पी थी, तो उसकी मांग मात्रा कितनी हो रही थी? क्यू। अगर कीमत घट के P1 हो गई,
ठीक है, कीमत घटकर P1 हो गई, तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो गई, Q1। मतलब देखो इसमें तो कमी कितनी आई, थोड़ी सी आई है, प्राइस में तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन क्वांटिटी में कितनी वृद्धि हो गई, इतनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई ना, इसीलिए तो क्या कहते हैं इसको, इकाई से अधिक। ठीक है, आगे समझे। तीसरी है इकाई लोचदार मांग। ठीक है, इकाई लोचदार मांग होता है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें मांग की लोच का मान क्या होगा, एक होगा, कितना होगा, एक होगा। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में तो कभी एक बराबर तो होता नहीं है ना, एक के आसपास भी हो सकता है, मतलब 0.99 या 1.00, मतलब इसके आसपास रहेगा, और अपने को जो पढ़ेंगे जब क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे। इकाई लोचदार मतलब इकाई यानी एक, एक के बराबर, तो मान क्या होगा, एक होगा। कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, कितना, जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है, जितना कीमत में उतना ही मांग, दोनों साइड बराबर, तराजू के जो दोनों साइड होते हैं ना, वैसे बराबर, इधर भी इतना तो उधर भी उतना। ठीक है, उदाहरण क्या है, अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% बढ़ती है, कीमत कितनी बढ़ रही है, 10%, तो मांग में भी 10% की कमी होती है। देखो इधर भी 10% की बढ़ती है कीमत, तो मांग भी 10% की कमी होती है, तो इसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इसमें भी निकालेंगे तो क्या होगा, ये मांग कितनी बढ़ गई, 10%। ठीक है, कीमत में कितनी कमी आई, माइनस की 10%, 10 से 10 कटा तो क्या आ गया, एक आ गया ना, कौन सा आ गया, माइनस का, माइनस मतलब क्या हो गया, इकाई। हमेशा जो कीमत मांगो है उसमें क्या होगा, माइनस में है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, दोनों उल्टा चलता है ना, इसलिए माइनस में आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, तो -1 आया, मतलब इकाई के बराबर हो गया ना। ठीक है, अब इसका कर्व कैसे बनाएगा, एकदम 45 डिग्री, देखो एकदम, न ऊपर है न ज्यादा नीचे है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये P1 है, ठीक है, ये P1 है, अगर, और ये Q1 है, Q1 है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये। ठीक है, ये आ गया। अगर कीमत घट जाती है और P2 हो जाती है, कीमत घट के यहाँ से यहाँ क्या हो जाती है, P2 हो जाती है, तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, P2, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, ये Q2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो जितनी की जितनी कीमत में कमी आ रही, उतनी की उतनी मात्रा, मांग मात्रा में भी बराबर आ रहा है। ठीक है, उतनी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, मांग मात्रा। ठीक है, तो इसका वक्र जो बनता है ना, जितना देखो ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रही है, जो ये वाला होगा ना इकाई के बराबर, उसमें क्या बनेंगे, आयत के आयत बनेंगे। इसलिए इस वक्र को क्या बोला जाता है, हाइपरबोला वक्र। क्या बोला जाता है, हाइपर हाइपरबोला कर्व या वक्र। ठीक है, हाइपरबोला वक्र कई बार छोटे क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, कि हाइपरबोला वक्र किस फंड से बनता है, तो इकाई के बराबर जो मांग लोचदार होती है उसमें बनता है हाइपरबोला वक्र। ठीक है, जिसमें आयत के आयत बनता है। ठीक है, और इसका मांग वक्र कैसा होता है, ये मांग वक्र है ना, ये कैसा होता है, ये एकदम सीधा रहता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, ये मूल बिंदु, इसकी व्याख्या करनी है तो आपको पूरा जब आता है तो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये है चौथी, क्या है, इकाई से कम लोचदार मांग, हाईली इन इलास्टिक। ठीक है, हाईली इन इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार मांग। इसके अंदर क्या होगा विशेषता, मांग की लोच का मांग क्या होगा, इकाई से कम होगा, मान क्या होगा, इकाई से कम होगा। कीमत में बड़े परिवर्तन, कीमत में क्या हो रहा है, बड़े परिवर्तन के बावजूद मांग में थोड़ा ही परिवर्तन होता है। क्या होता है, थोड़ा। कीमत में तो ज्यादा चेंज होता है, लेकिन मांग में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार, इसलिए तो मान भी क्या था, एक से कम होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की कीमत में, 20% की, लेकिन मांग में केवल 5% की कमी आती है, कितनी आ रही, सिर्फ और सिर्फ 5%। कीमत तो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मांग सिर्फ 5% की कमी आ रही है, इसको क्या देंगे, अत्यधिक अलोचदार या अत्यधिक बेलोचदार मांग कह सकते हैं।
ठीक है, या कैसे कम लोचदार मांग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं। क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, 5% की कमी। ठीक है, नीचे कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 5 से 20 काटे कितना आ गया, माइनस का 1/4, यानी कितना आ गया, माइनस का 0.25, यानी क्या हो रहा है, एक से कम है ना, देखो माइनस का 0.25 एक से क्या है, वैसे माइनस से लेना देना, माइनस तो सारे ही आएंगे, लेकिन जो वैल्यू है ना एक से कम आनी चाहिए, 0.25 आई है। इसे क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार मार्ग। ठीक है, इसका ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये डी डी डिमांड वक्र है। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लो पहले ये थी, पी ये थी प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या थी, ये क्यू थी। अगर प्राइस घट के, इतनी सारी घटी है, देखो कितनी सारी घटी है, कितनी घटी है, और क्या आया, P1 या P2 पे, तो P1 आ गया। तो मांग मात्रा क्या आ गई, ये Q1, यानी देखो मांग सिर्फ कितनी बढ़ गई, इतनी सी बढ़ी है। प्राइस में तो इतनी सारी कमी आई है, तो भी मांग सिर्फ इतनी सी ही बढ़ी है, कम बढ़ी है ना, इसीलिए तो इसको क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार मांग, या अत्यधिक अलोचदार, अत्यधिक बेलोचदार। ठीक है, और इसका वक्र कैसा बनता है, एकदम, मतलब एकदम नीचे की ओर झुका हुआ है, देखो ये कैसा है, नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बिल्कुल एक खड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड स्वप्न है, लेकिन नीचे झुका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ रहा है पूर्णता बेलोचदार, जो कि अपना आखिरी है, 5 है ना, पांचों में ये पांचवा आ गया। पूर्णता बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा, मांग की लोच का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बेरोजगार है, पूर्ण बेरोजगार है, मतलब क्या होगा, 0 होगा। कीमत में कोई भी परिवर्तन हो, मतलब कीमत में जाए जितना भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, कीमत में चाहे आप चाहो कितनी भी प्रतिशत प्रति वृद्धि कर दो, 100% की अगर वृद्धि भी हो जाएगी, तो भी मांग में कुछ भी नहीं वृद्धि होनी है। ठीक है, तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिनकी मांग कीमत में बदलाव से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपको दवाई खरीदनी है, तो दवाई की प्राइस अगर 10 रुपए है, तो भी आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, और अगर 1000 रुपए होगी तो भी उसको खरीदोगे, और अगर 10 रुपए होगी तो भी अगर आपको एक पैकेट चाहिए तो एक ही खरीदोगे, और 1000 रुपए होगा तो भी आपको एक पैकेट चाहिए तो एक ही खरीदेगा। ऐसा नहीं कि सस्ती हो जाए तो आप 10 पैकेट एक साथ लेके वह रख दो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष। ठीक है, ये अपना डिमांड कर्व है, डी डी। ठीक है, इसको यहाँ लिखिए। ठीक है, ये डी डी क्या है, अपना मांग वक्र। ठीक है, ये डी डी क्या है, मांग वक्र। अब देखो प्राइस ये है अगर, तो मांग की मात्रा क्या हो रही है, ये क्यों, लेकिन अगर प्राइस घट के कम भी हो रही है, क्या चेंजेज आ रहा है, देखो प्राइस घट गई, लेकिन फिर भी मांग क्या हो रही है, क्यू ही हो रही है, पी से P1 आ गया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मांग मात्रा में कोई फर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां का वहीं रहता है, इसलिए इसका मांग वक्र एकदम कैसा होता है, खड़ा होता है, एकदम सीधा खड़ा। और जो पूर्णतः बेलोचदार का तो एकदम सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन पूर्णतः लोचदार का एकदम आड़ा रहेगा, मतलब ठीक है। तो जो खड़ा है इसको तो क्या कहेंगे, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है ना, देखो इसके सीधे की साधी है, ये वाई अक्ष है, इसके समांतर है, इसको तो क्या कहेंगे, वाई अक्ष के समांतर। और ये किसका होता है, एक्स अक्ष के समांतर। ये एक्स अक्ष होता है ना, ये वाला ये एक्स अक्ष होता है, तो इसके समांतर होता है, तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर, और इसको कहेंगे वाई अक्ष के समांतर। और जो इकाई के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरबोला वक्र। क्या कैसे बनता है वो, एकदम 45 डिग्री के बनता है। ठीक है? तो पांचों आपको समझ में आ गए। ठीक है, चले आगे। अब देख लो, इसका कुछ दे रखा है। एक तो संपूर्ण लोचदार मांग वक्र, जिसका मान क्या होता है, अनंत होता है। इसका कर्व कैसा होता है, कर्व ये देख लो शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में बता देता, इसका वक्र ऐसा बनेगा, इक्कीस से अधिक वाला है
इसका मांग वक्र कैसा बनेगा? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा अप साइड में रहेगा। ठीक है, इकाई के बराबर है, उसका बनेगा कैसा? एकदम 45 डिग्री। ठीक है, और अत्यधिक लोचदार या लोचदार है, उसका कैसे बनेगा? मतलब एकदम, मतलब ऐसे झुका हुआ, ज्यादा झुका हुआ रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल जीरो है तो उसका कैसे बनेगा? एकदम खड़ा। पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, उसका कैसे बनेगा? एकदम खड़ा। तो ये आपको डायग्राम ध्यान रखना, उसके मान ध्यान रखना, और क्या होता है वो ध्यान रखना। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े। चलो, अब है मांग की लोच मापने की विधियां। मांग की लोच मापने की विधियां, मांग की लोच मापने की विधियां। तो वैसे तो बहुत सारी विधियां है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विधियां है अपने जो सिलेबस में है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो तीन चार तो यूनिवर्सल है, जो इंपॉर्टेंट है ही है, उन्हीं को मैंने रखा। ठीक है, तो मांग की लोच को मापने की विधियां। ठीक है, तो पहली विधि क्या है? प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। पहली विधि क्या है? परसेंटेज विधि। प्रतिशत विधि, जिससे अनुपात विधि भी कहा जाता है। ठीक है, मांग की कीमत लोच को मापने की एक सरल विधि है। सबसे सरल विधि कौन सी है? प्रतिशत विधि। इसमें कीमत और मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तनों का अनुपात लिया जाता है। ठीक है, जो अपने पीछे पढ़ा ना, वो प्रतिशत वाली ही पढ़ी है, निकाले थे जो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? वही था जो पीछे पढ़ा था अपन ने पिछले सेशन में। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% बढ़ती है, कितनी बढ़ रही है? कीमत कितनी बढ़ रही है? प्राइस में चेंजेस हो रहा है प्लस के 10%, तो इसके कारण उसकी मांग 20% घट जाती है। ठीक है, मांग कितनी घट जाती है? माइनस के 20%। तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? निकालो कीमत लोच। ठीक है, क्या होगी कीमत लोच बताओ? अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर क्या होगा? प्रतिशत चेंजेज इन क्वांटिटी, प्रतिशत चेंजेज इन क्वांटिटी अपॉन प्रतिशत चेंजेज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? ये कितना हो रहा है? 20% घट रही है, तो माइनस के 20%। अपॉन प्राइस में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है? 10% की, तो ये 10%। ठीक है, तो ये 10 से प्रतिशत कट जाते हैं, तो पता है ना आपको। ठीक है, और 10 से ये 20 कट गए, तो बच गए क्या? माइनस के 2, माइनस के 2 आ गया, तो यही दे रखा देखो, ईडी बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? माइनस की 2। यानी क्या है ये? इकाई से अधिक। इसका अर्थ है कि मांग लोचदार है। लोचदार है ना, जो इकाई से अधिक है उसको लोचदार भी कह सकते हैं। ठीक है, एक पूर्णतः लोचदार, एक लोचदार, या इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, यानी कीमत में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील है मांग। है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है कुल प्राप्ति विधि, टोटल रिवेन्यू मेथड, और कुल व्यय विधि भी इसी को कह सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई दुकानदार अपने लिए निकाल रहा है, ठीक है, उत्पादक निकाल रहा है, तो वो प्राप्ति का निकालेगा, उपभोक्ता निकालेगा तो व्यय के हिसाब से निकालेगा। ठीक है, दोनों में सेम ही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इस विधि में मांग की लोच का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद विक्रेता की, देखो यहाँ विक्रेता निकाला ना, इसलिए विक्रेता की कुल प्राप्ति, टोटल रिवेन्यू में क्या परिवर्तन आता है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी तीन संभावनाएं बन सकती है। एक तो क्या होगा? लोचदार मांग। उस पे तो क्या श्रेणियां थी? 5 थी ना, उसमें से यहाँ पे 3 श्रेणियां बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक तो लोचदार मांग, यदि कीमत में कमी से कुल प्राप्ति बढ़ती है, कीमत में कमी से कुल प्राप्ति बढ़ती है, तो क्या होगी? मांग लोचदार होगी। भाई कीमत कम होने पर उसकी कुल प्राप्ति, जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो लोचदार है। ठीक है, दूसरा है अलोचदार मांग, जिसमें क्या होगा? यदि कीमत में कमी से कुल प्राप्ति घटती है, कीमत में कमी से कुल प्राप्ति घटती है, भाई कीमत कम होने के बाद भी अगर कुल प्राप्ति भी घट रही है, तो क्या हो गया? अलोचदार मांग है। कैसी है?
अलोचदार मांग है। तीसरी है इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यदि कीमत में बदलाव के बावजूद कुल प्राप्ति में अपरिवर्तित रहती है। कुल प्राप्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित, मतलब प्राप्ति जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है वो तो उतना का ही उतना आएगा, कीमत में भले चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? मांग की इकाई लोचदार, मांग की इकाई लोचदार। ठीक है, देखो तो यहाँ पे इसका एक टेबल दे रखी है और एक ग्राफ दे रखा है। तो जैसे कि देखो ये कीमत दे रखी है, पहले तो ये क्या दे रखी है? कीमत दे रखी है कि किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, ठीक है, और अगर वो व्यक्ति कितनी 100 मात्रा खरीदता है, कितनी खरीदता है? 100। तो 10 और इंटू 100 किया तो कितना हो गया? 1000 रुपए, मतलब उसकी कुल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1000। ठीक है, अगर कीमत 8 रुपए है तो वो कितनी खरीदता है? 140। तो इसका टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1120। ठीक है, और अगर 6 रुपए कीमत होती है और घट के, और तो 200 इकाइयां खरीदता है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 1200। तो इसका मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है कीमत के घटने पर। ठीक है, कीमत के घटने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो क्या होगी? प्रथम अवस्था, इसको क्या कहेंगे? इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी अवस्था कौन सी है कि अगर देखो 10 रुपए है, 100 मात्रा खरीदता है, तो कितनी होगी उसकी टोटल प्राप्ति? 1000। अगर 8 रुपए है और 125 इकाइयां खरीदता है, तो कितना हो रहा है? 1000 रुपए। अगर 6 रुपए है, 166.66 इकाई खरीदता है, तो भी कितना हो रहा है? 1000 रुपए। मतलब वो मांग की मात्रा में तो चेंजेस कर रहा है, देख लो, और कीमत क्या हो रही है? कम होने पर, कीमत कम होने मात्रा में चेंज करने पर, उसके बावजूद उसकी जो कुल प्राप्ति है वो सेम रह रही है, 1000 1000 1000 1000। ठीक है, 1000 1000 1000। तो इसको क्या कहेंगे? इकाई के बराबर। इकाई के बराबर हो गई ना, सेम रह रही है, कोई चेंजेज ही नहीं आ रहा। अब तीसरी अवस्था, जब मान लो कि 100 इकाइयां खरीदता है, तो कितना हो गया? 1000। अब 90 इकाइयां खरीदता है, तो कितने हो रहा है? 720। और 80 इकाइयां खरीदता है, तो कितने हो रहे हैं? 480। मतलब क्या हो रहा है? रिवेन्यू घट रहा है, कीमत के कम होने पर भी रिवेन्यू क्या है? टोटल प्राप्ति क्या है? घट रही है। तो इसे क्या कहेंगे? इकाई से कम, इकाई से कम रोजगार मांग रहे हैं। आया समझ में? अब इसी को अपन एक डायग्राम में भी जो नीचे दे रखा है उसमें समझते हैं। ठीक है, इसका ये क्या है? वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, और ये एक्स अक्ष। तो इसकी जो 3 स्टेज बन रही है, तो जो ये वाला लाइन बन रही है, ये तो क्या हो गई? इकाई से अधिक। और ये जो सेम रह रही है खड़ी एकदम, इसके क्या होगी? इकाई से बराबर, इकाई के बराबर। और जो ये नीचे वाली लाइन है, ये क्या है? इकाई से कम, इकाई से कम लोन करना। मतलब इसमें देखो, अगर प्राइस ये रह रही है और प्राइस यहाँ पे भी आती है, ठीक है, तो भी उसको क्या क्वांटिटी, उसका टोटल रेवेन्यू बराबर रह रहा है। ठीक है, ये बराबर है, इधर भी टोटल रेवेन्यू यहाँ है, ये भी टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर ऊपर वाले में अगर प्राइस ये है, ठीक है, ये प्राइस थी, और यहाँ से अगर प्राइस और कम हो गई, ये पी है, ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 है मान लो। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ से P1 है, ये P1 है, सॉरी P है। तो P से अगर P1 आती है, तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है, इसलिए क्या होगा? इक्कीस से अधिक। और P1 से P2 आते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या है? कांस्टेंट रह रही है, मतलब सेम का सेम ही रहेगा। मतलब अगर 1000 है तो 1000 ही कमा रहा है, तो वो क्या इकाई के बराबर। अगर P2 से P3 आते हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसका क्या है? इकाई से कम। है समझ में? तो ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, ये उल्टा सी वाला आकार किसका बनता है? ठीक है, इसमें बनेगा कुल व्यय विधि या कुल प्राप्ति विधि, टोटल कुल योग विधि, टोटल रिवेन्यू मेथड, कुछ भी इसके नाम कह सकते हो, 2-3 नाम है इसके, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट थी, प्रतिशत विधि और कुल व्यय विधि। ठीक है, इसके अलावा 2 विधियां और भी है जो इंपॉर्टेंट, जिसमें ये है, एक तो है आर्क मेथड, और वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड थी। ठीक है, ये इतनी नहीं है लेकिन, ठीक है, लेकिन है। इसको आर्क विधि या चाप विधि भी कहते हैं, चाप। ठीक है, चाप। ठीक है, आर्क विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमें दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापनी, दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापनी हो।
विशेषकर तब जब कीमत और मांग में बड़ा परिवर्तन हो। ठीक है, जब बड़ा परिवर्तन होता है तो आराम से ग्राफ में दिख जाता है। छोटे छोटे होते हैं तब तो परसेंटेज या अपने को कुल व्यय विधि वगैरह ये जो बाकी वाले हैं उन पर करना है, लेकिन बड़े स्तर पर अगर आसानी से दिख जाए तो उसको डायग्राम में भी अपन निकाल सकते हैं। इस विधि में प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए औसत प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ईडी बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या होगा? डेल्टा क्यू बट्टे क्यू का एवरेज। डेल्टा क्यू यानी मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग का मात्रा का जो एवरेज अपॉन भाग क्या होगा? डेल्टा पी प्राइस का अंतर और पी का एवरेज डिवाइड में पी का एवरेज यानी कीमत का एवरेज औसत। ठीक है, इसमें देखो नीचे दे भी रखा है कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? मांग में परिवर्तन। तो पहले मांग कितनी है और अभी कितना, उसको दोनों का अंतर। और क्यू एवरेज का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक मांग, अंतिम मांग और भाग दो। ठीक है, भाग दो तो मतलब क्या, उसका औसत आ जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम दोनों जोड़ के दो उसका भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? उसका औसत। इसी प्रकार डेल्टा पी क्या है? कीमत में परिवर्तन। और पी एवरेज क्या है? प्रारंभिक कीमत, अंतिम कीमत और भाग दो। तो ये क्या आ जाएगा? उसका औसत आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला उसका किसका? चाप विधि का या आर्क विधि का। इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए बढ़ती है और मांग 100 से घटकर 80 हो जाती है तो इसका पहले तो निकालो। ठीक है, अभी अपने फॉर्मूला देखा ना, क्या था? ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू एवरेज। ठीक है, भाग डेल्टा पी अपॉन पी एवरेज। ठीक है, तो लिखिए डेल्टा क्यू क्या हो गया? डेल्टा क्यू मतलब देखो, अब मैं पहले इसको इसका डायग्राम में बना देता हूँ। ये क्यू है, ये ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। तो पहले प्राइस कितनी थी? 50, फिर कितनी हो गई? 60। ठीक है, और क्यू पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 80। ठीक है, तो डेल्टा क्यू है ना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 20। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? 20 अपॉन क्यू का एवरेज। ये क्यू का एवरेज चाहिए, तो क्यू का एवरेज दोनों को जोड़ दो। ये है ना, इनको 100 और 80 को जोड़ के कितना हो गया? 180। और इसमें दो का भाग दे दो यानी कितना आ गया? 90। ये आ गया 90 भाग डेल्टा पी। डेल्टा पी इन दोनों का अंतर पी का, 50 और 60 का अंतर कितना हो गया? 10। तो ये 10, इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, बस अंतर निकालना। ठीक है, दोनों साइड से रहेगा बट्टे पी का एवरेज। पी का एवरेज मतलब दोनों को जोड़ दो, 50 और 60 कितना हो गया? 110। इसके अंदर दो का भाग यानी कितना आ गया? 55। तो डिवाइड बाय 55। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो जो इस तरह से लेग होता है ना, इसको अपने सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना, जो मैथमेटिकल, 20/90। अब बाकी जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको अपन ऊपर लेके जाके इनटू में करेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 55/10। ये तो पता है ना आपको। ठीक है, ये जीरो से जीरो काट लिया, अब तो कुछ कट नहीं रहा है। तो अपन इनको कैलकुलेशन, तो 55 × 2 किया तो कितना आ गया? 110। और 9 × 10 किया तो कितना आ गया? 90। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो भी काट लिया तो क्या बच गया अपने? 11/9। अब 9 का भाग 11 में देंगे तो क्या आएगा? एक बार जाएगा पूरा और फिर 2 3, मतलब इसके आगे चलता रहेगा, वैसे पूरा नहीं आएगा ये। ठीक है, तो कितना आया? 1.1233। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1.23। ये क्या एक से तो ज्यादा है ना? ये क्या हो गया? इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। चले आगे। ठीक है, ये टू के आगे। नेक्स्ट है चौथी, अपन चार विधियां ही पढ़ेंगे, बाकी वाली कोई काम की नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और थोड़ी ट्रिकी भी है। अपने जो एग्जाम में ये चार विधियां आती है, 30 में हो चुकी है। चौथी विधि है व्युत्पन्न विधि है, पॉइंट इलास्टिक विधि, इसको बिंदु विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बिंदु विधि। ठीक है, इसको ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है,
यह विधि मांग की लोच के मापने के लिए मांग वक्र, इस पे मांग वक्र पर किसी विशेष बिंदु पर गणना करती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हम छोटे छोटे परिवर्तन, माइक्रो चेंजेस, छोटे परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। जब छोटे परिवर्तन का विश्लेषण करना होता है किसको कहेंगे, वितरण विधि या बिंदु विधि का, पॉइंट इलास्टिक मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, ये पीडी इलास्टिसिटी डिमांड बराबर डी क्यू अपॉन डी पी, डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन पी। ठीक है, अब जो जहाँ पे ये दे रखा है ना डी क्यू अपॉन डी पी, इसका मतलब क्या है, ये मांग की वक्र की प्रवणता, स्लोप, ढाल, ढलान बताता है कि किस प्रकार का मांग वक्र ढलान पे है, उसकी जो प्रवणता बताता है वो ये बताता है। और पी और क्यू तो आपको पता ही, पी यानी कीमत, क्यू यानी मांग। ठीक है, चलिए तो इसका देखो जैसे कि इसमें निकालते हैं। अब बताओ, इसका निकालने के वो फॉर्मूला भी है कि बिंदु का एक एग्जाम वो भी लिख लीजिए। ठीक है, ई डी बराबर क्या है, ईपी क्या है, बिंदु का निचला भाग, निचला भाग बट्टे बिंदु का ऊपरी भाग, ये फॉर्मूला भी साथ में लिख लो। ठीक है, अब इन 5 बिंदु बनेंगे देखो। ठीक है, एक बिंदु ये है, ठीक है, इसको ए पॉइंट दे देते हैं। एक बिंदु ये है, इसको बी पॉइंट दे देते हैं। एक बिंदु ये है, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। एक बिंदु ये है, डी पॉइंट। और एक बिंदु ये ई। ठीक है, अपन 5 ही क्यों लिए, क्योंकि अपने पास 5 श्रेणियां है ना, इसलिए। तो अब देखो, जैसे ए बिंदु है, यहाँ पे क्या है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार है। ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या होगा, इसका मान क्या होगा इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी का मान क्या होगा, क्या होगा बताइए, अनंत। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या होगा इलास्टिसिटी डिमांड का, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। सी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, इकाई के बराबर, ये इकाई से अधिक है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं। क्या है, इकाई से अधिक यहाँ पे, और ये क्या इकाई के बराबर, और यहाँ पे क्या है बताइए, इकाई से कम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ये 5 होगा। ठीक है, और आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल दिया है किसी एक का, बताओ आप कैसे निकाल के, चलिए बी, बी का पॉइंट का बताइए। बी पॉइंट है ना जो इक्कीस से अधिक है, इसका कैसे निकालेंगे, निकालिए। अभी मैंने जो बताया ना फॉर्मूला बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, ठीक है, इलास्टिसिटी बी पॉइंट के लिए क्या है, बिंदु का निचला भाग, निचला भाग कहाँ से कहाँ तक, देखो ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु, इसका निचला भाग ये है। ठीक है, अब सबको एक एक मान लें। ठीक है, तो बी बिंदु के नीचे का भाग कितना है, देखो यहाँ पे ये एक नंबर पे है, एक से लगाकर ये 4 पे है। ठीक है, तो कितने हिस्से हो गए, तो इससे कितना आ गया, 3 आ गया ना, या ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ठीक है, 3 हिस्सा नीचे है, तो ऊपर तो कितना आ गया, 3। और बिंदु का निचला भाग, निचला भाग है बी बिंदु का, सॉरी ऊपरी भाग, ऊपरी भाग कितना, ऊपरी सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक पार्टी है तो नीचे एक आ गया, तो 3/1 बराबर कितना आ गया, 3, इकाई से अधिक आया ना। ठीक है, इसी प्रकार का सी बिंदु का निकालो। सी बिंदु के लिए ऊपरी भाग क्या है, देखो ऊपरी भाग में भी सी से ऊपर कितना, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 है। ठीक है, और नीचे भी कितना है, एक भाग ये, एक भाग ये, तो देखो नीचे ऊपर दोनों में 2 2 ही है, तो 2/2, ऊपर निचला, नीचे ऊपर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1, इकाई के बराबर आया ना मान। इसी प्रकार डी का आएगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, 0.333 आएगा मान। ई पे कितना आएगा, 0 आएगा। कि क्यों आएगा 0, ये बताइए। हाँ, क्यों, कि निचला भाग क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और ऊपर भाग क्या है, 4 है, तो 0/4, तो 4 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं, हाँ एक सेकंड उल्टा करते हैं। ठीक है, निचला भाग है ना, नीचे, हाँ सही है, सॉरी सही। ओके, एक सेकंड इसके ऊपर। ठीक है, अपन ने ई बिंदु के लिए निकाल रहे थे ना, ये ई। ठीक है, तो ई के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 0। ऊपर क्या है, 4 पार्ट है, तो 4, तो 4 का भाग 0 दे देंगे तो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार ए बिंदु पे क्या होगा,
कि ए बार के नीचे कितना है, 4 है, तो 4, और ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0, तो 0 का बाद जब 4 में देंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत, जाता ही रहेगा। आप कहोगे कि इसमें 0 क्यों नहीं आ रहा है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता होगी ना, कि 0 का भाग किसी में भी देता है तो क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है, और 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या होता है, 0, जैसे कि ई पॉइंट पे हुआ था ना। है समझ में? बढ़े आगे, चलो ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही समाप्त करते